वेल CWCL2 के लिए पहले फेज 1 और फिर अब फेज 2। पहले कुछ 50 प्लेयर्स, अराउंड 50 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें कुछ अंडर 19 के प्लेयर्स भी होते हैं, और उसमें से कट डाउन करके अब 25 प्लेयर्स की लिस्ट आपके सामने रख दी गई है। वो स्टुअर्ट लॉ जिन्होंने आते ही कहा कि मैं और कोचेस की तरह काम नहीं करता, जिन्होंने आते ही कहा कि यार मुझे प्लेयर्स सेलेक्ट करने थे तो मैं प्रैक्टिस में या फिर नेट्स में जाकर के प्लेयर्स को चूज नहीं करना चाहता हूं, मैं मैचेस में से प्लेयर्स को उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैचेस इवेंचुअली उनको खेलने हैं। और इस वजह से रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो टीम्स बनाई गई, अलग अलग कप्तान बनाए गए, और फिर उसमें से जाकर के फाइनली अगले फेज के लिए 25 प्लेयर्स सेलेक्ट किए। हालांकि इसमें कुछ आयरोनिकल बात भी है, इसमें कुछ थोड़ा सा अनलकी वाली बात भी है, खासकर कुशल मल्ला के लिए, क्योंकि आज ही रन आए, आज ही टीम में वो नहीं है। और कुछ जो हमने पहले डिस्कस करा था उसका भी रिफ्लेक्शन है। जैसे मैंने आपसे काफी बार इस बारे में बात की थी कि रोहित पौडेल को मिड सीजन में से कैन कप्तानी से नहीं हटाएगा, और कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि भैया 4 टीम बनाई गई है तो हो सकता है इन 4 टीम में से जो 4 कैप्टन उसमें से एक को पिक किया जाएगा। हमने इस बारे में बात की थी कि लोग डिस्कस कर रहे हैं, और काफी लोग संदीप के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हमने उसका रीजन भी बताया था, लेकिन जो बात थी कि भैया मिड सीजन में रोहित को नहीं हटाएंगे, और खुद स्टुअर्ट लॉ ने भी ये बात कही थी कि मैं रोहित के साथ काम कर रहा हूं और हम आगे इस पर काम करेंगे, जिसका इंडिकेशन साफ था कि रोहित ही कप्तान रहेंगे। और जो लिस्ट जाहिर की गई है उसमें रोहित पौडेल के आगे सी लिखा हुआ है, विच मींस ही इज द कैप्टन ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम, जिसमें 25 प्लेयर है। अब इसको फेज 2 में किस तरह से डिवाइड किया जाएगा अब उसकी कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल के लिए कौन कौन से वो प्लेयर हैं आपके सामने रखता हूं, और फिर जो नए प्लेयर्स ऐड किए गए उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले रोहित पौडेल टीम के कप्तान, उसके बाद संदीप लामिछाने, आसिफ शेख, ललित राजबंशी, कुशल भुटेल, शहाब आलम, अनिल शाह, सोमपाल कामी, भीम शर्की, करण केसी, दीपेंद्र सिंह आयरी, नंदन यादव, गुलशन झा, प्रतीश जीसी, अर्जुन सऊद, रिजान धाकल, बशीर अहमद, आकाश चंद, दिलीप नाथ, रुपेश कुमार सिंह, आरिफ शेख, लोकेश बाम, युवराज खत्री, शुभ कंसाकर और किरण थगुना। ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो टीम है 25 की आपके सामने रख दी गई है। भाई ये पूरी टीम है, इसमें से आप प्लेयर्स उठाओगे और अगले वाले जो यूके टूर है उसमें लेकर जाओगे, लेकिन उससे पहले भी आप कुछ इनके बीच में आपस में मैचेस मोस्ट प्रोबेबली देखोगे। किस तरह से फेज 2 को डिजाइन किया जाएगा वो हम बाद में देखेंगे, बट हाँ अनलकी वाली बात जो थी वो थी कुशल मल्ला के लिए, क्योंकि यार आप सोचो अब तक आप नहीं चल रहे थे, आज जब लिस्ट आई उससे जो पहले मैच खत्म हुआ उसमें आपने 94 रन कर दिया। हालांकि इस मैच के बेसिस पर ये लिस्ट नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि कल जो ब्रेक लिया गया था, कल जो टीम को एक और रेस्ट डे दिया गया था, वो शायद इसी मीटिंग के लिए दिया गया होगा जहां पर एक टीम फाइनलाइज की गई होगी। और उसके बाद आज जब कुशल मल्ला बल्लेबाजी करने आते हैं, काफी क्रिटिकल सिचुएशन पर आते हैं, हैट्रिक बॉल पर वो बैटिंग करने आते हैं, और वहां से जो टीम को लेकर चलते हैं 94 रन करते हैं, अपनी टीम को वहां से एकदम धीरे धीरे निकाल देते हैं बाहर और सिचुएशन अच्छी कर देते हैं। वही कुशल मल्ला इस टीम में नहीं है, बिकॉज यार आपकी अब तक परफॉर्मेंस नहीं आई थी, और हम इस बारे में काफी बार बात कर रहे थे कि यार शायद बशीर को टीम में रख लिया जाए और कुशल को हटा दिया जाए, बिकॉज कुशल की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। बशीर लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट आउट जा रहे हैं, टीम को रिलैक्स दे रहे हैं। अभी हमने देखा भी था कि वो नेपाल को ऑलमोस्ट जिताते बस रह गए थे लास्ट में। सो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सिलेक्टर्स के दिमाग में रहती है, और उसी की वजह से शायद उनको सिलेक्ट किया गया। और भी हैं, जैसे राशिद की आज परफॉर्मेंस आई, राशिद अब तक नहीं कुछ कर रहे थे, उनको टीम में नहीं रखा गया। हालांकि संदीप को लेकर के बहुत सारी बातें थी, संदीप की टीम अच्छी कर रही थी, बट संदीप की खुद की परफॉर्मेंस उतने उनके हिसाब से उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। बट अच्छी बात यह है कि कुछ नए प्लेयर्स, नए से मेरा मतलब है जिनको आप यूजुअली टीम में नहीं देखते हो, उनको इस बार अभी 25 में देखा जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि उनको भी आगे आप जब टूर जाएगा, यूके टूर जाएगा, वहां पर टीम के साथ जाओगे। जैसे भीम शर्की को ऐड किया गया, जैसे युवराज को ऐड किया गया। देखो युवराज जो है उनको अभी लाया गया था अंडर 19 से, फिर उसके बाद यहां वो हर मैच में विकेट ले रहे थे, हर मैच में परफॉर्म कर रहे थे, तो भैया उनको उसका रिवॉर्ड तो मिलना था। सो यस, युवराज को टीम में रखा गया। शुभ कंसाकर जो कि पिछले कुछ टाइम से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक में भी, और उसके बाद किरण थगुना ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसके पहले डोमेस्टिक में जो हम देख रहे थे। फिर प्रतीश जीसी इज दैट वन गाय जो आज भी ओपोनेंट के दोनों ओपनर्स को लेकर गया। उस दिन भी जब हम बात कर रहे थे तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि भाई कुशल भुटेल को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया था। सो यस, प्रतीश जीसी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो नई बॉल लेकर आते हैं तो सामने वाले को परेशान करते हैं, 1-2 विकेट तो वो लेकर ही जाते हैं, और दोनों ओपनर्स को भी काफी बार लेकर जाते हैं। सो ये, और हम जहां खेलने जा रहे हैं वहां पर के ग्रीन ग्रासेस हैं, वहां पर आपको पेसर्स को काफी हेल्प मिलने वाला है। सो आप चाहोगे कि मल्टीपल आपके पास फास्ट बॉलर्स हो जिसमें से फाइनल सिलेक्शन
हो। सो प्रतीश जीसी को रखा गया, अर्जुन सऊद हैं, रिजान धाकल के बारे में मैं बहुत टाइम से बात करते हुए आ रहा हूं कि यार ही इज दैट वन गाय जिसको थोड़ी सी अच्छी असिस्टेंस मिल गई तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने एनपीएल में भी उनको देखा था किस तरह से अच्छा सपोर्ट मिलने की वजह से, अच्छा एक्सपीरियंस सपोर्ट मिलने की वजह से वो काफी बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे। फिर उसके बाद बशीर अहमद को जगह मिली है, आकाश चंद, दिलीप नाथ और रुपेश, ये जो नाम मैंने अभी लास्ट बाद में लिए ये वो नाम है जो नए चेहरे, नए से मतलब मेरा ये नहीं कि जिन्होंने कभी नेपाल खेला ही नहीं, मतलब ये है कि जो मेन टीम में अक्सर नहीं दिखते थे, जिनको कभी मौका मिला कभी नहीं मिला, कभी आए कभी गए, तो रेगुलर टीम का हिस्सा नहीं थे, ये वो नाम है। और इनको देख करके हम वेरी श्योर कि काफी लोग खुश होंगे कि चलो यार कुछ नए चेहरे, कुछ डिजर्विंग चेहरे, और अगर ये फेज 2 में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको ये फाइनल 15, फाइनल 17 में भी दिखेंगे। और फिर वहां जाने के बाद जब आप प्रैक्टिस मैचेस खेलोगे, जो यूनिवर्सिटी टीम्स हैं, जो स्कॉटलैंड ए टीम्स हैं, उसके बाद आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई उस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन ज्यादा गेम को अच्छे से समझ रहा है या किसकी गेंद ज्यादा अच्छे से पिच पर पड़ करके हरकत कर रही है, किसकी बॉल पर ज्यादा कंट्रोल है। सो ये सब कुछ देखने के बाद आपको इवेंचुअली टीम वहां बन के मिल जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टुअर्ट लॉ एक काम करके पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक फेज करा, 25 प्लेयर निकाले और रिलैक्स हो गए कि चलो हाँ ठीक है इसमें से पिक कर लेंगे। आपने एक फेज निकाला, 50 प्लेयर निकाले, उसमें से 25 प्लेयर निकाले, अब आगे आई एम वेरी श्योर कि इसमें से भी आप काम करोगे। बिकॉज देखो अब तक हमने इस बारे में बात की कि जो बातें हुई हैं वो काफी अच्छी हुई हैं, और ऐसा उनकी बातों से और ऐसा उनके पिछले काम से लग रहा है कि इज वेरी सीरियस। लेकिन जब तक वो फाइनल 15 पर नहीं रिफ्लेक्ट होगा आप कुछ नहीं कह सकते हो। हाँ, मेरे हिसाब से रोहित को ना हटाना मिड सीजन में शायद अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर कम लेना और एक अच्छा फैसला है, क्योंकि आप सोचो एक नया कप्तान आप बना देते तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते कि यार कोच नया, कप्तान नया, कैसे वो लोग बात करेंगे, कैसे वो लोग रहेंगे, क्या उनके बीच में डील होगा, इन चीजों को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन होती। बट ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इस चीज के साइड में हूं, मतलब मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं, बिकॉज संदीप की खुद की परफॉर्मेंस नहीं है। आप चाहोगे कि यार संदीप पहले आप अपनी परफॉर्मेंस अगर उनके आने लगे, उनके ऊपर एक एड ऑन प्रेशर हो जाएगा ना, फिर कप्तानी का प्रेशर और गेंदबाजी का प्रेशर, और गेंदबाजी से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फिलहाल। सो यहां पर मतलब नहीं कर रहे हैं जब मैं कह रहा हूं ना, तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि संदीप का आप लेवल याद करो। हर मैच में आकर के विकेट दिलाना संदीप का ये काम नहीं था, उनकी आदत थी। लेकिन अब जाकर के वो आदत कहीं ना कहीं खोती हुई दिख रही है। तो आप चाहोगे कि पहले आपका वो जो संदीप है, जो हर मैच में टीम को लीड करके चलता था, हर मैच में टीम को ले करके चलता था, एक बार उसकी झलक दिख जाए, फिर आगे हम बात कर सकते हैं। और हमने देखा कि उनकी टीम लगातार मैचेस जीत रही है, सो यस उनका कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, माना कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है। काफी बार रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं, लेकिन जब वो टीम में रहते हैं, जब वो गेम में रहते हैं, तो वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। और हमने काफी बार देखा है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी करने के बावजूद वो जब डगआउट में बैठे रहते हैं एज एन इंपैक्ट प्लेयर आईपीएल में, तब वहां से भी बीच बीच में बोलते रहते हैं कि भाई उसको लगा, भाई इसको लगा, पेसर्स को लगा, तो वहां से वो अपना असिस्टेंस देते रहते हैं। सो एक जो कप्तान होता है वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अगर उस प्रेशर की वजह से कभी आपके अपने रन या आपके अपनी विकेट्स में बॉलिंग में हैम्पर हो रहा है, तो फिर टीम सोचती है यार बेहतर है कि इसको एक चीज पर पहले फोकस करने दे, उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी दे। तो मेरे हिसाब से यही सोच करके अभी संदीप की तरफ नहीं बढ़ा गया है, या किसी और भी कप्तान की तरफ नहीं बढ़ा गया है। अब डीएसआईडी को आप ले लो, डीएसआईडी की अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, और रिसेंट में ओकेश कप्तानी उन्होंने की है। आसिफ की तरफ आप देखोगे नहीं, तो जो 4 कप्तान आपने बनाए थे उसमें से आप कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन होकर के एक ही पर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल आपने सोचा कि नहीं यार उसको नहीं, जिस कप्तान के साथ हम आगे बढ़े, जिसको लेकर के स्टुअर्ट लॉ ने भी कहा था कि हाँ मैं बैठ करके रोहित के साथ डिस्कस करूंगा और हम आगे जाकर के टीम बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, प्लानिंग करेंगे, जिसने आइडिया हमें दे दिया था कि भैया रोहित ही कप्तान होने वाले। कुछ लोगों को लगा था कि 4 जो कलर्स पर टीम बनाई गई है उसमें से 4, जाहिर सी बात है यार 4 टीम बनाओगे तो 4 कैप्टन तो बनाओगे ही ना, उसके पीछे जरूरी नहीं है कि ये रीजन हो कि 4 में से एक आप पिक करोगे। और ये टाइमिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, बट ठीक है। खैर आज के अगर मैच की तरफ एक थोड़ी सी हल्की सी झलक डालें तो आज येलो वर्सेस ब्लू का पहला मैच था, जहां पर अच्छा लगा देख करके भाई 223 बोर्ड पर लगने के बावजूद वो चेज डाउन हो गया 43-44 ओवर में ही। वरना यूजुअली हम देखते हैं कि इतना टोटल जब लग जाता है तो चाहे तो आप हार ही जाते हो, और नहीं तो बिल्कुल 50 ओवर तक जाकर के मैच जो है वो चेज डाउन होता है। बट चलो गुड टू सी कि यहाँ पर ऐसा हुआ। और अगर आप वहीं नेपाल येलो की तरफ देखते हो तो पहले बैटिंग करते हुए कुशल बुटेल ने 48 रन किए। गुड थिंग अगेन कि भाई कुशल लेकिन 50 क्रॉस नहीं करना चाह रहे हैं, कुशल 40s में ही ऐसा लग रहा है कि वो वहीं पर आकर के अपनी पारी जो है वो सरेंडर कर दे रहे हैं। बीच में 2 डक्स आए, वहां पर ऐसा लगा कि यार ये नोज डाइव वाली सिचुएशन आई, लेकिन फिर से वो थोड़ा सा खड़े हुए रन किए और टीम को ये बताया कि मैं अच्छी ओपनिंग कर सकता हूं। थोड़ा सा सपोर्ट अगर स्टुअर्ट लॉ की तरफ से मिल जाएगा तो हम वेरी श्योर कि उनकी जो स्ट्राइक रोटेशन है और जो चीजें वो बेहतर हो जाएंगी। सो 48 उन्होंने किए, संतोष कार्की ने 7 रन किए, मयान यादव 14, किरण थगुना ने 2 रन किए, अर्जुन 15, सुजन ने आकर के जो 60 एड ऑन किए रुपेश के साथ मिलकर के, रुपेश ने 51 किए।
सो वहां पर जाकर के थोड़ा सा टीम को सपोर्ट मिल गया और 223 रन बोर्ड पर लग गए। और गुड टू सी कि ये चेस डाउन हो गया। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी टीम को सपोर्ट कर रहा हूं या अगेंस्ट, गुड टू सी इसलिए क्योंकि आप लॉन्ग फॉर्मेट खेलने की आदत डाल रहे हो, आप T20 से थोड़ा बाहर निकल रहे हो, आप इस फॉर्मेट में थोड़ा अडेप्ट हो रहे हो, और जब आप बाहर जाओगे वहां पर आपको बिल्कुल नई कंडीशन मिलेगी। सो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि भाई आपको रुक करके कैसे खेलना है और वहां पहले समझना है बॉल, क्योंकि बॉल का बाउंस भी थोड़ा हो सकता है ज्यादा होगा और बॉल की हरकत भी थोड़ी अलग होगी, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंस होगी। तो ऐसा करने के बाद शायद आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओगे, और जहां वहां जाके जब आप यूनिवर्सिटी के मैचेस खेलोगे, उस कंडीशन में खेलोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जब तक आप स्कॉटलैंड ए से खेलोगे और फिर स्कॉटलैंड से खेलोगे तब तक आप रेडी हो जाओगे अपने CWC L2 के लिए। खैर अगर बॉलिंग की तरफ देखें, अविनाश बोरा को 2 विकेट, गुलशन को 1 विकेट मिला। गुलशन गुड टू सी के उनके बैट से भी रन आए। युवराज खत्री जो है उनको भी 1 विकेट मिला, हालांकि पहले और ज्यादा मिल रहा था, आज 1 ही मिला, बट अच्छी बात यह कि ऑलमोस्ट हर मैच में उनको विकेट मिल रहा है। सो सूर्या को 2 विकेट मिला। रोहित कुमार पौडेल बैट से रन नहीं आए, अगेन एक बार फिर से एक स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट विकेट उनको 2 मिला। 7 ओवर 26 रन 2 विकेट, और फिर दीपेश खंडेल को भी 2 विकेट मिला। वहीं अगर आप बैटिंग की बात करोगे, अनिल कुमार शाह 21, शाकिब शेख 2 रन, देव कनल 0 पर चले गए, रोहित कुमार पौडेल 48 बॉल में 27 रन। कप्तान प्रेशर या आउट ऑफ फॉर्म यू कैन से मच, लेकिन यह है कि रोहित अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, और एक इंसान जो कन्वर्ट कर पाया वो काफी अनलकी रहा, उसका नाम है कुशल मल्ला। कुशल मल्ला ने आज 94 नॉट आउट की पारी खेली। ऐसा लग रहा था कि अगर 250 रन तक होता चेस करने को तो कुशल आज 100 रन भी मार देते, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ परेशान होते कि यार बताओ, आज ही पारी करीब खेली मैंने और आज ही मेरा नाम नहीं आया। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि आज इस मैच के बेसिस पर लिस्ट नहीं बनाई गई है, लिस्ट जो बनाई गई है वो पिछले मैच तक बनाई गई है, और हमने देखा कि पिछले मैच तक परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, बट वी होप कि कुशल की परफॉर्मेंस आए, वी होप कि वो वापस से फॉर्म में, वापस से अपने मैच की जो कुछ बेसिक्स हैं उसको इंप्रूव करें, और फिर बहुत जल्दी वो नेपाल की जर्सी में भी दिखें। आज 9 चौके 2 छक्के लगाए, 122 बॉल खेली, मतलब लगभग 20 ओवर बल्लेबाजी करी, 94 रन करे, गुड टू सी, लेकिन शायद वो इनफ नहीं रहा। और इनफ क्या, अब तो लिस्ट ही पहले आ गई थी। और गुलशन की तरफ से भी हाफ सेंचुरी आई, टीम काफी रिलाई करती है गुलशन जहां पर, गुड टू सी के भैया उनकी तरफ से भी रन आए। ललित हो गए, कमाल सिंह आयरी हो गए, आज इनकी तरफ सबको ही विकेट मिला। रुपेश को विकेट मिला, बिशल को विकेट मिला, कुशल बुडेल को विकेट नहीं मिला, अजय चौहान को 1 विकेट मिला। वहीं अगर आप दूसरा मैच देखते हो, नेपाल ग्रीन वर्सेस रेड, तो भैया रेड जो है वो लगातार भारी पड़ रहा है, ग्रीन जो है वो बस मजबूर है, कमजोर है, और हर मैच में कहानी जो है वो मोर और लेस सेम रह रही। छोटा आज मैच था, 36 ओवर का इनका मैच था, 166 बोर्ड पर लगाए, और हर मैच की तरह आसिफ शेख जो है वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि एक मैच में पारी इनकी जरूर आई, बट आसिफ अभी तक वो खुलकर नहीं आए, बट अच्छी बात है भैया, जगह मिली है, एक बार फिर से मौका मिला है। और ये जो ऑन ऑफ चल रहे हो ना, एक मैच में आए एक मैच में नहीं आए, उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंट पर हम लेकर आएंगे अगर, तो अच्छा होगा, बिकॉज यही दोनों मोस्ट प्रोबेबली ओपनर्स होंगे जो वहां पर ओपन कर रहे होंगे, और इन पर काफी जिम्मेदारियां होंगी। अर्जुन कुमार ने 9 रन किए, आसिफ शेख ने 0 रन किए। प्रतीश जीसी दोनों ओपनर्स को लेकर के जाते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट हर मैच में वो आकर के दोनों ओपनर्स को लेकर के जाते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर नेपाल। ईशान पांडे रन नहीं आए, 1 ही रन किए। आकाश त्रिपाठी, पवन सराफ थोड़े रन किए, तब जाकर के अब बोर्ड थोड़ा सा और अच्छा दिखा। दिलीप नाथ ने 22 रन किए, और फिर उसके बाद नीचे राशिद ने 43 रन किए। 36 ओवर का ये मैच था, 166 आपने रख दिए बोर्ड पर। सो गुड टू सी के भैया आप एक बार फिर से नेपाल की जो रेड टीम थी उन्होंने थोड़ा सा फिर से अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, अपनी तरफ से वो जो हर बार जो विनिंग वाले रन पर चल रहे थे वो उस पर गए आप, और आपने 166 चेज डाउन करके 167 जो है वो बोर्ड पर लगा दिया। तो चलो अच्छी बात है, लेट्स होप के जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आई है, जिस तरह के रन आपने किए, जिस तरह के हम प्लेयर्स हमने देखे कि फाइनलाइज हो गए हैं, उसमें से वी होप के हम आगे नेक्स्ट वाले फेज में कुछ और प्लेयर्स को परफॉर्म करते हुए देखें, जैसे बशीर है उनको परफॉर्म करते हुए देखें, भीम शर्की है उनको और थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हुए देखें, कुशल बुटेल, आसिफ शेख की तरफ से कुछ रन्स देखें, ताकि एक कंप्लीट टीम, एक अच्छी टीम बन करके आ जाए, और फिर इवेंचुअली उसके बाद हम पूरी तरह से नेक्स्ट फेज, जिसको हम CWC L2 के प्रैक्टिस मैचेस कहेंगे, जहां पर यूके का टूर करेंगे, जहां पर यूनिवर्सिटी की टीम और फिर स्कॉटलैंड की ए टीम से खेलेंगे, वहां भी जाकर के परफॉर्मेंस है, वहां भी जाकर के अडेप्टिवली हमारी बेहतर हो जाए। खैर, आप क्या इस 25 लोगों की लिस्ट से खुश हैं? आपको लगता है जी सब सही, बढ़िया, चंगा सी, या फिर कोई ऐसा प्लेयर है जिसकी जगह मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली? व्हाट डू you think? मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। Till then, you guys take care. I'll see you very soon.